Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 8th, subject science. Today we are reading chapter 1, crop production and management. फसल उत्पादन एवं प्रबंध. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए. Their uncle is a farmer. उनके चाचा एक किसान हैं. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plough, etc. in the field. एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि. बेलचा मीन्स जिसे हम साधारण बोलचाल में फावड़ा कह सकते हैं. देखिए अब आगे ये पहेली है. ये जो आप देख सकते हैं इसमें ये जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे सोच रहा है, ये पहेली है. ये पूछ रही है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. अर्थात मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं. ये औजार जो इसने अभी देखे हैं इनके बारे में ये जानना चाहता है. तो आइए हम इसे बताते हैं. You have learned that all living organisms require food. आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. Plants can make their food themselves. पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? Animals including humans cannot make their own food. मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं. So where do animals get their food from? तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं. तो जंतु कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? आइए देखते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन सबसे पहले हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम भोजन करते ही क्यों हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं. सजीव मीन्स जो जीव जंतु जीवित होते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं. तो वो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका उपयोग जो हमारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हम जो भोजन करते हैं उसके पाचन में, श्वसन में एंड उत्सर्जन में, इन सारी प्रक्रियाओं में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है. We get our food from plants or animals or both. हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं. देखिए अब ये पहेली फिर से पूछ रही है सिंस वी ऑल नीड फूड. क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं. अब इस पहेली के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा है कि हम सभी भोजन करते हैं तो देश के इतने अधिक लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं. तो आइए अब ये जो बूझो है ये इसको आंसर करती है. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. अब ये कहती है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है. इतने सारे लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन आवश्यक है, तभी तो हम इतने सारे लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे.
In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. एक विशाल संख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। एक विशाल संख्या मीन्स बड़ी मात्रा में लोगों को या जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन मीन्स हमें रेगुलरली इसका उत्पादन करना होगा। उचित प्रबंधन इसका मैनेजमेंट भी ठीक से करना होगा एवं वितरण आवश्यक है। इसका वितरण भी प्रॉपरली करना होगा, हम इसे वेस्टेज नहीं कर सकते, नहीं तो ये कम पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियां। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। देखिए 10,000 ईसा पूर्व मीन्स क्राइस्ट के जन्म से 10,000 वर्ष पहले जो लोग थे वो लोग घूमते थे, घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। मीन्स एक ग्रुप में अपने अपने ग्रुप बनाते थे और यहाँ से वहाँ भोजन एवं आवास की खोज में घूमते रहते थे। They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। क्या खाते थे? कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. जैसे जैसे समय निकला उन्होंने खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित किया। मीन्स उन्होंने खेती करना सीखा। खेती से उन्होंने क्या क्या उगाया? चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उगाया। Thus was born agriculture. इस प्रकार खेती का या कृषि का प्रारंभ हुआ। हम कह सकते हैं कि ऐसे खेती का प्रारंभ हुआ। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अर्थात जब एक ही प्रकार के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तब हम इसे फसल कहते हैं। जैसे हम खेत में यदि गेहूं बोते हैं तो एक बड़े खेत में यदि हम गेहूं ही गेहूं बो दें तो हम उसे बोलते हैं फसल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। You already know that crops are of different types: cereals, vegetables and fruits. आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। These can be classified on the basis of the season in which they grow. जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है अर्थात बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी
जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, अर्थात यहाँ चूंकि ये देश बड़ा है इसलिए अलग अलग क्षेत्रों का तापमान, वहाँ की जलवायु अलग अलग हैं, वहाँ की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कहीं सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं तो कहीं गर्मियां ज़्यादा पड़ती हैं। तो इस वजह से फसलों का वर्गीकरण भी अलग अलग हो जाता है। Accordingly, there is a rich variety of crops growth in different parts of the country. अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि देश बड़ा है, इसमें अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। These are number 1 खरीफ crops. The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops. Number 1 खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। मीन्स जो फसलें हम बरसात आने पर जुलाई जून में बोते हैं उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are खरीफ crops. भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। हमारा जो बारिश का मौसम होता है भारत में वह जून से सितंबर तक होता है नॉर्मली। तो इसमें हम कौन सी फसलें बो सकते हैं? जैसे धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलों को हम बो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इन फसलों को पानी की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है या ये फसलें पानी को ज़्यादा चाहती हैं, इसलिए इन्हें हम रेनी सीजन में बो सकते हैं। नंबर 2 रबी क्रॉप्स, रबी फसल। The crops grown in the winter season are called रबी crops. शीत ऋतु अर्थात सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। सर्दियों को हम शीत ऋतु भी बोल सकते हैं। Their time period is generally from October to March. Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. रबी क्रॉप्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो जनरली अक्टूबर से मार्च तक होता है। और ये फसल कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि रबी की फसल के उदाहरण हैं। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। इनके अलावा हमारे भारत में कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर गर्मियों में भी खेती की जा सकती है। तो गर्मियों में भी दालें और सब्जियां हम उगा सकते हैं। मीन्स जहाँ ऐसी भूमि है जहाँ पर गर्मियों में फसलें उगाई जा सकती हैं तो वहाँ उगा सकते हैं। 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आधारिक फसल पद्धतियाँ। देखिए अब ये पहेली फिर से पूछती है। पहेली के मन में बहुत सवाल हैं, ये फिर से पूछती है। आइए देखते हैं क्या पूछ रही है। Why can paddy not be grown in the winter season?
धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? अब ये पूछ रही है कि जो धान है उसे हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, क्यों उसे बारिश में ही उगाया जाता है। तो ये बूझो बताती है इसे। Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. बूझो कहती है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out via gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। These activities or tasks are referred to as agricultural practices. यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। इन कार्यों को जो कार्य किसान फसल उगाने के लिए करते हैं उन कार्यों को हम कृषि पद्धतियां अथवा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। These activities are listed below. यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी को ही तैयार किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सोइंग, बुआई। मिट्टी को तैयार करने के बाद हम बीज को बोते हैं। नंबर 3 इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक देना। नंबर 4 इज इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, सिंचाई भी तो आवश्यक है। नंबर 5 इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार मीन्स जो कचरा खेतों में उगा आता है, घास वगैरह, तो उनसे भी हमें फसल की सुरक्षा करनी होती है। नंबर 6 इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। अब फसल तैयार हो जाती है फिर हम उसकी कटाई करते हैं। नंबर 7 इज स्टोरेज, अर्थात भंडारण। अब हमारी फसल निकल कर जो घर में आ गई है हम उसे रखेंगे अच्छे से, ध्यान से, ताकि भाई खराब ना हो। आइए अब हम इन पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना खेती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है,
इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। 10. Turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. अतः मिट्टी को पलटना, उलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। आइए अब हम कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स खेती में जो औजार यूज किए जाते हैं वो। बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil to the size of organs to get better yield. अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। This is done with the help of various tools. यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। The main tools used for this purpose are the plough, hoe and cultivator. हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लाव मीन्स हल। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की हेल्प से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। There is a handle at one end of the shaft. इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। देखिए जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें देखिए ये हल है और इसे ऐसे चलाते हैं। ये दो बैल हैं और पीछे एक आदमी इसे चला रहा है। The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron ploughs nowadays. देखिए आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। देखिए जो देसी लकड़ी का जो हल होता है उसे बैल चलाते हैं तो उससे वर्क थोड़ा स्लो होता है। तो वर्तमान समय में लोहे के हल चल गए हैं जिसे ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। तो वो वही कार्य कम समय में कंप्लीट हो जाता है। हुई means कुदाली. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. देखिए कुदाली जो है एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। अब ये होती कैसी है तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। ये जो आपको ये लंबी दिख रही है ये रॉड इस पर लिखा हुआ है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। देखिए ये जो बेंड प्लेट लिखा है ये हमारी लोहे की मुड़ी हुई प्लेट है।
ये क्या करती है? ये ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसका जो बीम जिस पर लिखा हुआ है, ये सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब हमारा आता है कल्टीवेटर। क्या आता है? कल्टीवेटर। Nowadays, ploughing is done by tractor-driven cultivator। देखिए, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस ट्रैक्टर के पीछे जो लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कल्टीवेटर। ये करता क्या है? तो इसका उपयोग हल के जैसा ही होता है। ये भी मिट्टी को पोला बनाता है, बस इससे मेहनत एवं समय दोनों की बचत हो जाती है, क्योंकि ये ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है तो काम जल्दी हो जाता है। देखिए, हमने ये 3 औजारों के बारे में पढ़ा। प्लव मीन्स हल, होई मीन्स कुदाली एंड कल्टीवेटर इज कल्टीवेटर। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों मिट्टी को पोला बनाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जिससे कि पौधों की जड़ें सांस ले सकें। अब मिट्टी को पोला बनाने के बाद हम करते हैं बुआई। तो चलिए हम बुआई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। 1.4 सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। देखिए, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात जो बीज अधिक उपज देते हैं उन बीजों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, हमें अच्छे बीज चाहिए तो हमें बीजों का चयन करना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स मीन्स बीजों का चयन। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them। पहेली कहती है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water। कुछ मिनट बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो चलिए समझते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी 1.1 टेक अ बीकर एंड फिल half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी। देखिए, क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। देखिए, बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल मीन्स परंपरागत औजार। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। Fig 1.2a। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जैसा कि हमें पिक्चर 1.2a में दिखाया गया है। देखिए, हम इसमें देख सकते हैं ये
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग मीन्स बीज बोने का पारंपरिक तरीका। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। These ends pierce into the soil and place seeds there. ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट औजार आता है सीड ड्रिल मीन्स इसको हिंदी में भी बोलते हैं सीड ड्रिल। नाउअडेज द सीड ड्रिल, जो कि हमें फिग नंबर 1.2 बी में जस्ट इसी के ऊपर दिखाया गया है, इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। देखिए, बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। ये क्या करता है? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से रोका जा सकता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से बुआई करने से समय एवं मेहनत दोनों की ही बचत होती है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? देखिए, ये इसके मन में क्वेश्चन उठा है। अब ये बूझे इसे बताती है। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ बनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है, तो पौधों के बीच में दूरियां हो जाती हैं, जिससे उन्हें सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। अब हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक मिलाना। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। देखिए, जो खाद एवं उर्वरक रहते हैं उनसे मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बना रहता है। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा है, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? Soil supplies mineral nutrients to the crop. मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है।
These nutrients are essential for the growth of plants. यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रोसेस खाद देना कहलाती है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक substance obtained from the decomposition of plant or animal wastes. खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. मिट्टी में पोषकों की क्षतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। This can be done by growing different crops alternatively. यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। खाद एवं उर्वरक में अंतर। उर्वरक फर्टिलाइजर। उर्वरक एक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर मीन्स उर्वरक एवं खाद में अंतर। फर्टिलाइजर A fertilizer is an inorganic salt. उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। A fertilizer is prepared in factories. उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। Manure can be prepared in the fields. खाद खेतों में बनाई जा सकती है। A fertilizer does not provide any humus to the soil. उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। Manure provides a lot of humus to the soil. खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। Manure is relatively less rich in plant nutrients. खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। Now we are reading advantages of manure. खाद के लाभ। The organic manure is considered better than fertilizers. जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। This is because इसका मुख्य कारण है कि it enhances the water holding capacity of the soil. इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। It increases the number of friendly microbes. इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है।
इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। 1.6 इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। वाटर also protects the crop from both frost and hot air currents. यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। देखिए, अब ये बूझो भी सतर्क हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर इसके पौधे जो है सूख गए थे और मर गए थे। तो इस बार इसने पानी अच्छे से दे रहा है ये गर्मियों में। अब ये पानी तो दे रहा है, लेकिन इसने पानी कहीं से तो लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई के स्रोत। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर आदि से जल प्राप्त किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। देखिए, हमने जल प्राप्त कर लिया जल स्रोतों से, अब हमें इस जल को फसल तक भी तो पहुंचाना है। तो पहले के ज़माने में जो तरीके यूज की जाते थे उन्हें हम पारंपरिक तरीके कहते हैं। कहीं कहीं आज भी ये तरीके यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम इन तरीकों को पढ़ते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. देखिए, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं, अर्थात इनमें टाइम बहुत लगता है और ये इतनी क्वालिटी भी नहीं देते हैं। The various traditional ways are नंबर 1 मोट पुली सिस्टम। देखिए, विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट यानी घिरनी, जो कि हमें फिग नंबर 1.4a में दी गई है। नंबर 2 चेन पंप। देखो, चेन पंप दिया गया है हमें बी में।
1.4 बी। इस फिगर में हमें चेन पंप दिखाया गया है। नंबर 3 ढेकली। देखिए ये जो ढेकली है ना, ये हमें 1.4 सी में दिखाई गई है। नंबर 4 इज राहट लेवर सिस्टम। जो चौथा है वह है रहट या उत्तोलक तंत्र, जिसे हमें 1.4 डी फिगर में दिखाया गया है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखिए ये तो रही हमारी पारंपरिक विधियां, अर्थात पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मीन्स सिंचाई की आधुनिक विधियां। वर्तमान समय में सिंचाई कैसे की जाती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इनकी मुख्य विधियां निम्न हैं। नंबर 1 स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available. छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। इसमें कैसे पानी फसलों को दिया जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। छिड़काव लोन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस डायग्राम में हमें स्प्रिंकलर सिस्टम दिखाया गया है। ये कुएं से पानी निकला, इसके बाद ये मेन पाइप से होता हुआ इन सारे पाइपों में चला जाता है। इससे पानी ऊपर उठता है और ऊपर जो नोजल लगा रहता है उससे फव्वारे की तरह निकलता है और पौधों पर बारिश जैसा गिरता है। नंबर 2 ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। It is a boon in regions where availability of water is poor. यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसे दिखाया गया है इस फिगर में। ड्रिप सिस्टम देखिए, इससे ये कुएं से पानी निकला एंड मेन पाइप से होता हुआ ये ऐसे चला जाता है तो बूंद बूंद करके प्राप्त होता है। 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मीन्स खरपतवार से सुरक्षा। देखिए
हमने मिट्टी को पूला बना लिया, उसमें बीज डाल दिए, उनकी सिंचाई भी कर ली। अब जब वो उगेंगे तो पौधों के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जो हमारी फसल को खराब कर सकते हैं अथवा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं खरपतवार। तो उन खरपतवारों से हमें फसल की रक्षा करनी होती है। तो उन खरपतवारों से हम हमारी फसल की रक्षा कैसे करते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। Have these other plants been planted purposely? देखिए अब ये बूझो पूछती है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। These undesirable plants are called weeds. इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। और कैसे खरपतवार को खत्म किया जा सकता है? देखिए, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से भी किया जा सकता है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। देखिए अगेन ये बूझो कुछ जानना चाहता है। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? देखिए खरपतवारनाशी को ऐसे खेतों में छिड़का जाता है। ये एक मशीन होती है जिसे पीछे पीठ पर टांगा जाता है और इस तरह ये फव्वारे की तरह पौधों पर सींचा जाता है। तो ये बूझो जानना चाहता है कि खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है क्या? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. देखिए जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं।
खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए, ताकि जो कीटनाशी अथवा खरपतवार नाशी रसायन जो कि वो पौधों पर छिड़क रहे हैं उसका असर उनके बॉडी पर ना पड़े। Now we are reading 1.8 हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। देखिए, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है, तो अब हम उसे काटते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब फसल तो कट गई, अब उस फसल का क्या करेंगे? काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. यह कार्य कंबाइन मशीन करती है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। देखिए, इसमें 1.8 फिगर में कंबाइन मशीन दिखाई गई है। ये क्या करती है? फसल को काट कर और दानों को भूसे से निकालकर हमें साफ स्वच्छ दाने प्रदान करती है। इसे हम बोलते हैं कंबाइन या हार्वेस्टर भी इसे हम बोलते हैं। पहली कहती है, I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा है। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? Dried neem leaves are used for storing food grains at home. नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। देखिए, इस फिगर नंबर 1.9 में विनोइंग मशीन दिखाई गई है, मीन्स फटकने वाली मशीन। देखिए, फसल को हम दरांती से काटकर थ्रेसिंग करके अपने घर लेकर आते हैं, तो उसमें कुछ डंठल मिट्टी अथवा और भी जो कचरा वगैरह मिला रहता है, तो उसे हम इस विनोइंग मशीन अथवा फटकने वाली मशीन से हम साफ करते हैं।
अब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। मीन्स कटाई पर्व। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलना है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। Men and women celebrate it with great enthusiasm. पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। 1.9 स्टोरेज मीन्स भंडारण। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। देखिए, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारगृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। बीजों का भंडारण साइलो एवं भंडारगृहों में किया जाता है। फिगर नंबर 1.10A में साइलो का डायग्राम दिया गया है। साइलो कुछ इस तरह से होते हैं एंड इस डायग्राम में स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रैनरीज, भंडारण गृहों में बीजों का भंडारण दिखाया गया है। देखिए, जैसे ये बोरे में भरकर बीजों को रखा गया है। इस तरह से भंडार गृहों में भंडारण किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, अर्थात जंतुओं से भोजन। देखिए, अभी तक हमने पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में पढ़ा है, वो हमें कैसे प्राप्त होता है। कुछ भोजन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है। देखिए, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाओ और इसे पूरा करो। देखो, इसमें एक साइड हमें फूड लिखना है और दूसरी साइड सोर्सेज, मीन्स जिससे हमें वो फूड प्राप्त होता है। जैसे ये मिल्क दिया गया है, मिल्क हमें किस किस से मिलता है? काऊ, बफेलो, सी गॉट, सी कैमल, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी आदि जानवरों से हमें मिल्क मिलता है। ऐसे ही हम आगे टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एग रहते हैं, वो किससे मिलते हैं? हैन से मिलते हैं। After completing this table, you must have seen that, like plants, animals also provide us with different kinds of food. इस सारणी की पूर्ति करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet.
समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. हम पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. इसी प्रकार घरों अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। Fish is good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। And this chapter is completed. Thank you.